अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में ईरानी तर्ज़ इनकलाब के नहज पर तब्दीलियों के हवाले से जब भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं, मैं अक्सर आपके सामने एक बात करता हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा जियोग्राफिकल ख़ित्ते हैं, चाहे हम उनको सूबों के एतबार से डिस्कस करें तो ऐसा नज़र आता है कि इमरान खान की तहरीक को या PTI को या पॉपुलर सोवरेनिटी को अगर कहीं से कुछ पुशअप मिलेगा तो वो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी है, वो मौजूदा बलूचिस्तान की टेरिटरी है, वो मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी है, वो मौजूदा आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी है। लेकिन इसके अलावा जो दो रीजन्स जो मैंने यहाँ पर स्किप किए हैं उनके हवालों से भी अगर मैं बात करता हूँ तो आपके सामने मैं एक थंबनेल शेयर कर देता हूँ। 2025 के फरवरी के महीने में जब मैं मदीनातुल मुनव्वरा में था और मैं उम्रे की घर से सऊदी अरब भी गया हुआ था, थंबनेल भी आपके सामने मौजूद है। इस व्लॉग के अंदर भी मैंने आपके सामने बात की थी कि सेकंड लास्ट नंबर पर आपको सिंध की अवाम निकलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन उसके बाद पंजाब के अंदर से अगर आपको पॉपुलर सोवरेनिटी के हवाले से, पब्लिक मैंडेट के हवाले से अगर हिमायत नज़र आएगी तो वो सराइकी बेल्ट से आपको नज़र आ सकती है या हिंद को स्पीकिंग बेल्ट से नज़र आ सकती है। अभी भी आप में से कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे कि मैंने एक मखसूस खित्ते का नाम नहीं लिया। और इस ज़मन में अगर मैं आपके सामने जहाँ ये प्रिडिक्शन करता हूँ कि पाकिस्तान तेज़ी से ईरानी इनकलाब की नहज पर जा रहा है, या आपके सामने ये भी प्रिडिक्शन करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर आने वाले इकदामात या कदम या इवेंट्स वो ईरान की तर्ज पर होंगे जिस तरह 1979 से पहले या 1979 के इनकलाब के बाद ईरान के अंदर हुए। तो आज इस हवाले से भी मैं एक प्रिडिक्शन ईरान के बारे में ही करने लगा हूँ। ईरान के अंदर भी एक सूबा था और उस वक़्त जो 1979 के पहले के हालात के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर एक सूबे का हम बहुत ज़्यादा चर्चा देखने को मिलते हैं, अस्फ़हान सूबा। आपने आज तक नाम सुना होगा, अस्फ़हान शहर का नाम तो सुना होगा लेकिन अस्फ़हान सूबे का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि सूबे के अंदर कई शहर होते हैं। अस्फ़हान तो जस्ट उसका एक दारुल खिलाफा कह सकते हैं, लेकिन सूबे के अंदर और भी शहर हैं जिनमें एक शाहीनाबाद भी है। पिछले साल अमेरिका ने वहाँ पर हमला भी किया था शाहीनाबाद के न्यूक्लियर प्लांट के हवाले से। अब अस्फ़हान का जो ओवरऑल उस वक़्त का जो सूबाई खित्ता था, पूरे का पूरा सूबा, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ की मजहबी और माशी नफ्सियात पूरे ईरान के जो दीगर खित्ते हैं उनसे बिल्कुल अलग या हट कर तस्वुर की जाती थी। रिवायती तौर पर या ज़ुबानी तौर पर तो यहाँ के लोग ख़ुद को मजहबी गर्दानते थे, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वो अपने कारोबारों में इतने ज़्यादा मगन होते थे, अपनी ज़ाती लाइफ में इतने ज़्यादा मगन होते थे। यहाँ के लोगों की नफ्सियात को अक्सर ताजरी फितरत भी कहा जाता था, या बाज़ारी नफ्सियात या बाज़ारी फितरत भी कहा जाता था। और बाज़ार या बाज़ारी ये भी फ़ारसी ज़ुबान का ही लफ्ज़ है। उस वक़्त जब कुम के अंदर, तबरेज़ के अंदर, तेहरान के अंदर उस वक़्त की जो पहलवी डायनेस्टी है उसके ख़िलाफ़ खूनरेज़ हंगामे हो रहे थे, खूनरेज़ फसादात या एहतजाज हो रहे थे। यहाँ पर तकरीबन डिप्लोमेटिक साइलेंस आपको नज़र आती थी, यहाँ पर तकरीबन खामोशी होती थी। ज़ुबानी तौर पर तो यहाँ के लोग हिमायत करते हुए नज़र आते थे कि हाँ, इनकलाब आना चाहिए, इमाम खुमैनी को आना चाहिए, मुल्क में इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। ज़ुबानी हिमायत बहुत ज़्यादा नज़र आती थी, लेकिन सड़कों पर लोग निकलते हुए नज़र नहीं आते थे। अखबार पढ़ के तबसरा कर लेना, TV पर ख़बरें देख कर तबसरा कर लेना, ज़ुबानी हिमायत कर देना, ज़ुबानी हमदर्दी इमाम खुमैनी से भी जतला देना। कुम में अगर कोई रेडनेस हुई है तो उसके हवाले से ज़ुबानी हमदर्दी, तबरेज़ में अगर कुछ हुआ है तो ज़ुबानी हमदर्दी, तेहरान में अगर कुछ हुआ, कोई खून रेज़ हंगामा हुआ तो उस हवाले से भी ज़ुबानी हमदर्दी की बात कर देना और शिया उलमा से भी हमदर्दी का इजहार करना। लेकिन कुम के लोगों की तरह गोलियां खाने के लिए तैयार ना होना, अपने और अपने घर वालों को बस TV की हद तक या घर की हद तक या कारोबार की हद तक ही महदूद रखना, बड़ा एक तरह से आप कह लें मोहतात रवैया था। और तारीख़ी तौर पर इसी रवैये की वजह से जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ के जो मकामी लोग थे उनके रवैये को हिसाब किताब करने वाला रवैया कहते थे। यहाँ के जो लोग थे उनकी बाज़ारी नफ्सियात को जब एलेबोरेट किया जाता था तो उनके लिए कुछ मखसूस अल्फाज का चुनाव किया जाता था, और वो अल्फाज क्या थे? इन्वर्टेड कोमाज में अगर मैं लिखूँ, हिसाब किताब करने वाले, यानी कि हालात के रुख को या चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले और अपनी माल को, अपनी जान को ख़तरे में डालने से गुरेज करने वाले। हर वक्त एक कारोबारी सोच, हर वक्त एक प्रोफेशनल सोच, या हर वक्त बस अपने आप की सोचना, अपने ज़ाती मामलात या सेल्फिशनेस आप उसको कह लें, या बिज़नेस सेल्फिशनेस आप उसको कह लें। उस वक्त जहाँ पूरे मुल्क के अंदर एक इदारा, तो पूरे नेशन वाइड एक इदारा था सवाक, जिसके बारे में कहा जाता है कि रज़ा शाह ने ये इदारा बनाया था अमेरिकन और इज़राइल की असिस्टेंस के साथ।
ساتھ، اور اس ادارے کا کام کیا تھا کہ شاہی خاندان کے خلاف یا شاہی حکومت کے خلاف یا اس وقت کی جو رضا شاہ یا محمد رضا پہلوی کی جو بھی رٹ تھی اس کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، کوئی آواز بلند کرنے لگا تو یہ ادارہ اس کے آگے ریزسٹنس کرتا تھا، گرفتاریاں یا ماورائے عدالت قتل یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ موجودہ اس وقت کا جو ایران کا نظام تھا اس کے خلاف ہونے والی کسی بھی قسم کی کوشش کو کولیپس کر دینا، اس کو ڈسٹرائے کر دینا۔ لیکن اصفہان صوبے کے اندر، میں اصفہان شہر کی بات نہیں کر رہا، بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، اصفہان پورے کا پورا جو صوبہ تھا اس کے اندر ایک اور ادارہ بنایا گیا تھا، اتاق اصناف۔ اب آپ کہیں گے کہ اتاق اصناف کیا ہوتا ہے؟ اتاق کو انگلش میں چیمبر کہتے ہیں، اردو میں کمرہ یا ہال بھی کہتے ہیں، اور اصناف صنف کی جمع ہے، جس کو اگر اردو میں کہیں تو پیشہ، یا اصناف کو ہم جمع اردو میں بیان کریں تو پیشے، یا اس کو انگلش میں ٹریڈ یا تجارت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو انگلش میں چیمبر آف ٹریڈز بھی کہا جاتا تھا، یعنی کہ ایک ادارہ بنایا اتاق اصناف جس کو انگلش میں کہتے ہیں چیمبر آف ٹریڈز۔ اس کا کام کیا تھا؟ انکروچمنٹ کے نام پر ایکٹیویٹیز کرنا، مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے کوششیں کرنا، تاجروں کے اوپر پابندیاں لگانا، تاجروں کو بے تحاشا جرمانے کرنا، معاشی پابندیاں عائد کرنا، کاروباروں میں براہ راست مداخلت کرنا، قیمتوں کے حوالے سے یا پرائس کنٹرول کے حوالے سے بہت زیادہ سختیاں کرنا، کاروباری طبقات پر، فیکٹریوں پر، دکانوں والوں کے اوپر طرح طرح سے جرمانے کرنا، ان کی دکانیں سیل کرنا، اور اگر کوئی کاروباری طبقے والا کوئی کاروباری شخص اگر محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسلامک موومنٹ کی جانب ہلکا سا بھی رجحان رکھتا ہے، یا امام خمینی یا شیعہ علماء کی جانب ہلکا سا بھی رجحان رکھتا ہے، ان کے ساتھ ہلکی سے بھی ہمدردی رکھتا ہے، تو اس کو کاروباری قوانین کی خلاف ورزی کے نام پر اس کی دکانوں کو سیل کر دینا، کاروبار کو سیل کر دینا، اس کے اگر کوئی اکاؤنٹس ہیں تو ان کو بھی فریز کر دینا، بھاری جرمانے کہ اس کو اپنے پیٹ بھرنے کی پڑ جائے، اس کو کسی اور جانب کچھ سوچنے کی فرصت ہی نہ ملے، وہ بس اپنے کاروبار کی حد تک سوچے۔ اور دوسرے نمبر پر نیشن وائڈ سوات تو تھی ہی، تو یہ دو ادارے جو اس صوبے کے اندر یہاں کی عوام کو انہوں نے مکمل طور پر جکڑ دیا تھا، اور ان کی سوچ کو ایسا بنا دیا تھا کہ بس وہ اپنے کاروبار کی حد تک یا اپنی فیملی کی حد تک رہ جائیں، وہ نیشن وائڈ اگر کوئی اس طرح کی موومنٹ چل بھی رہی ہے تو اس جانب اگر وہ سوچتے ہیں تو ان کو نقصان ہوگا، اگر وہ نہیں سوچتے تو بھی وہ کہیں نہ کہیں حق بجانب ہوں گے۔ اب اصفہان کے حوالے سے دیکھا جائے تو پورے ملک کے اندر، ایران کے اندر، تمام تر صوبوں کے اندر اسلامک موومنٹ جب اپنے عروج پر تھی، یہ آخر تک یہاں کے جو عوام تھے وہ محتاط رہے اور محض سوالات پوچھتے تھے کہ انقلاب کب آئے گا، امام خمینی ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہوئے، وہ ابھی تک ملک واپس کیوں نہیں ہوا ہے، شیعہ علماء لیڈر کمپرومائز تو نہیں ہو گئے، وہ اندر خانے شاہ کے ساتھ تو نہیں مل گئے، کہیں وہ ادھر سے بھی علیق سلیق اور ادھر سے بھی علیق سلیق تو نہیں کر رہی ہے، یا یہ امام خمینی کا نام تو کیش نہیں کرا رہے، اوپر سے طرح طرح کے سوالات، لیکن خود کیا کر رہے ہیں؟ خود کچھ بھی نہیں کر رہے، خود سڑکوں پر نکلنے کو تیار نہیں، یا ڈرے ہوئے ہیں، یا وہ اپنے کاروبار کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے، یا اپنے فیملی سے ہٹ کر باہر کوئی ایکٹیویٹی کرنا نہیں چاہ رہے، اپنے جان اپنے مال کو رسک پر نہیں لگا رہے، اور بس دوسروں کو کرٹیسائز کرنا یا موجودہ حالات پر تبصرے کر دینا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اگست 1978 میں یہاں پر ایک بڑے مشہور آیت اللہ خادمی تھے، ایک شیعہ عالم تھے بہت بڑے، ان کا نام آیت اللہ خادمی تھا، ان کے گھر کے باہر کچھ لوگوں نے مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، امام خمینی کی حمایت کے اندر کچھ پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پر سواک نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، اور یہاں پر بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ اس کے بعد حالات ایسے بے قابو ہوئے کہ پھر یہی اصفہان وہ صوبہ تھا، اور یہی اصفہان اگر شہر کی بات کریں، یعنی صوبائی دارالخلافہ کی بات کریں، تو اصفہان شہر وہ پہلا شہر بن گیا جہاں پر اس اسلامی تحریک کے دوران پہلی دفعہ مارشل لا لگایا گیا۔ لیکن پھر بھی یہاں کا جو تاجر طبقہ تھا وہ پھر بھی خاموش سٹرائک کے اوپر تھا، وہ پھر بھی خاموش ہڑتال کے اوپر تھا، وہ پرتشدد مظاہرے یا پاپولر سوورینٹی کا اظہار جو سڑکوں پر ہوتا ہے اس جانب سے پھر بھی اوائڈ کرتا رہا۔ دکانیں تو بند کر دیں، لیکن اس قسم کے پروٹیسٹ یا سڑکوں پر نکلنے کے حوالے سے پھر بھی وہ کتراتا رہا۔ خیر، انقلاب نے تو آنا تھا، اور ایک نہ ایک دن وہ آ بھی گیا۔ 1 فروری 1979 کو امام خمینی کا جہاز تہران لینڈ بھی کر گیا۔ جب پورے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو گیا، رزسٹیو اکانومی پر مبنی نئے قوانین بن گئے، پروٹیکشنزم پر مبنی نئے قوانین بن گئے، اس کے بعد بھی یہاں کے تاجر طبقے نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بھی پہلے تو کہتے تھے نا انقلاب کیوں نہیں آ رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، امام خمینی واپس کیوں نہیں آ رہے، فلانے علماء لیڈران جو ہیں وہ یہ
क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, कहीं सारे कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो गए। बातें सिर्फ कर लेते थे, हकीकतन खुद कुछ नहीं करते थे। बाद में भी ये लोग जब सख्त तरीन इस्लामी कवानीन बने, जब बैंकिंग सेक्टर के अंदर नई सख्तियाँ इंट्रोड्यूस हुई, जब शराब से मुतलिक, हजाब से मुतलिक जब कवानीन बने, तो यहाँ पर मौजूद जो सेल्फिश तबका था, सेल्फिश लिबरल कारोबारी तबका था, उसने रोना धोना शुरू कर दिया। और फिर ये रोना धोना उस वक़्त तक जारी रहा जब तक नए सूबे नहीं बन गए। फिर जो उस वक़्त का अस्फहान सूबा था, उसको मज़ीद टुकड़ों में काट कर नए सूबे बनाए गए, नए सूबे बने। तो उसके बाद इसी अस्फहान की नए निज़ाम के तहत, नई एनर्जीज़ के तहत, नई टेरिटरी के तहत कुछ ऐसी एनर्जीज़ जनरेट हुई कि फिर यहाँ से ही पासदाराने इनकलाब को या ईरानी कौम को इतने ज़्यादा शहदा ईरान इराक जंग के दौरान मिले, अपनी जानें कुर्बान करने वाले इस कदर ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ से मिले कि फिर तारीख़ आज तक अस्फहानी शहदा को ईरान इराक जंग के दौरान एक बड़े जान निछावर करने वाले सेगमेंट के तौर पर याद करती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ के लोगों की नफ्सियात सबसे अलग थलग क्यों थी? पूरे मुल्क की तमाम तर सूबों की आवाम की मजहबी और माशी नफ्सियात कुछ और डायमेंशन में थी, और यहाँ के जो मकामी लोग थे, इस सूबे के जो रहायशी थे, उनकी मजहबी और माशी नफ्सियात कुछ और क्यों थी? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी, अगर यहाँ की एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की जाए उस वक़्त के दौरान की, तो ऐसा नज़र आता है कि उस वक़्त तक यहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शनिज़म का नज़रिया अप्लाई होता था। इलाकाई या मुल्की प्रोटेक्शनिज़म का कोई नज़रिया मौजूद नहीं था। हर शख्स कहता था कि मैंने खुद को तहफ़्फ़ुज़ देना है, मेरे अलावा मुझे कोई बचाने वाला नहीं, मुझे 2 की बजाय 10 थप्पड़ पड़ जाए, लेकिन मैंने अपने कारोबार पर ख़ुद तवज्जो देनी है। अगर मेरी रोज़ी रोटी बंद हो गई तो मुझे कोई और खाना नहीं देगा। लेकिन इसके बाद जब ईरान के अंदर इस्लामी इनकलाब आया, तो यही सेल्फ प्रोटेक्शनिज़म का नज़रिया नेशन वाइड प्रोटेक्शनिज़म के नज़रिए में कन्वर्ट हुआ, और फिर एक ऐसी वेलफेयर सोसाइटी ने जन्म दिया जहां पर सेल्फ प्रोटेक्शनिज़म की जगह नेशन वाइड प्रोटेक्शनिज़म ने ले ली। और उसके बाद जो लोग उस वक्त तक सेल्फिश कंसीडर हो रहे थे, वही एक दूसरे के खैर खा बन गए। और यही वजह बनी कि फिर IRGC को, यानी पासदाराने इनकलाब को और ईरानी कौम को ईरान इराक जंग के दौरान यहाँ से सबसे ज़्यादा शहदा मिले। और यहाँ पर एक बात हमेशा की तरह, अगर आपको इस सूबे की नफ्सियात पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे के अवाम की नफ्सियात से मिलती जुलती दिखाई देती है, तो ये महज आपकी सोच हो सकती है। लेकिन मैंने आपको हमेशा की तरह यही बताया कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अवामिल, तमाम वाक़यात, ईरान के अंदर होने वाले तमाम वाक़यात, चाहे वो इनकलाब से पहले थे या बाद में, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन्हीं से मिलते हैं। और आज भी मेरा ये व्लॉग उसी ज़मन में था, और इसी दौरान मैं हमेशा यही कहता हूँ, बल्कि ईमान का तकाजा भी यही है कि होता वो ये जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिला शुबह गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।